नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं चौहान वंश के बारे में। काफ़ी अच्छा वीडियो। इससे पहले मैंने बताया था कि विजयपाल के शासन में क्या हो गया था कि सभी जो छोटे छोटे राज्य थे वो उदय हुआ, जिनमें से एक चौहान वंश भी था। तो आइए देखते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत में चौहान वंश का जिक्र भी था। तो आइए देखते हैं। संस्थापक जो वासुदेव चौहान है, लेकिन जो ये हम देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आप देखेंगे अजमेर के आसपास का क्षेत्र, ये क्षेत्र, यहाँ पे थे चौहान। और जो बुंदेलखंड अर्थात जजाग भुक्ति का जो क्षेत्र था वो था चंदेलों का। और गढ़वाल वंश जो था वो कन्नौज के आसपास, गुजरात में चालुक्य, मालवा में परमार और जबलपुर और त्रिपुरी के आसपास के क्षेत्र में कलचुरी थे। तो ये थे। इनके भी आगे हम एक एक का जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चौहान वंश की। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चंदेलों की। तो आइए देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वासुदेव चौहान। बिजोला लेख में वासुदेव चौहान को सांभर झील का प्रवर्तक अर्थात शाकंभरीश्वर कहा जाता है। देखो, नए नए फैक्ट मिल रहे हैं, याद रखिएगा। फिर आया इसके बाद शासक आया सिंहराज। इसने प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त होकर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सिंहराज ने की थी। इसे चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको है नहीं, फिर इसको मत याद देखिए। लेकिन इसके काल में जो थे अधीनता से मुक्त हो गए थे सिंहराज के काल में। लेकिन अब हम आगे देखते हैं। दुर्लभ राजदूती है। इसे दुर्लभ मेरु कहा जाता है। दुर्लभ मेरु क्या था? दुर्लभ मेरु की बात करेंगे तो दुर्लभ मेरु का मतलब है जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सके, उसको बोलते थे दुर्लभ राज। दुर्लभ मेरु बोलते थे। तो अर्थात दुर्लभ राज द्वितीय की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। इसने उपाधि धारण की थी दुर्लभ मेरु की। जो करेगा तो फिर अपने हिसाब से भुगतेगा। आगे बात करेंगे तो था पृथ्वीराज फर्स्ट आया। इसके बाद में कई शासक हुए। इसके बाद अजय राज आया। इसने अजय मेरु नगर की स्थापना की थी। तो अजय मेरु जो है वो अजमेर के आसपास, अजमेर को ही बोलते हैं, अजमेर की स्थापना की थी। तो किसने की थी? अजय राज ने की थी। 1113 में किया था। फिर हम आगे जब देखेंगे यहाँ पर अभी कई शासक वगैरह आएंगे जिसको छत बिछत करेंगे। बाकी इसने श्री अजय देव नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। तो किसने श्री अजय देव चलाया? तो अब नाम से तो जान ही जाएंगे अजय राज ने चलाया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अजय राज का काल जो था वो साम्राज्य निर्माण का काल कहा जाता है। कहते हैं जो अजय राज था उसने आसपास के काफ़ी बड़े क्षेत्र को उसने विजित कर लिया था। चौहान से लेकर के एक तरफ चंदेल वंदेल, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में इसने पराजित किया था लोगों को, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसने कर लिया, बना लिया था। चलिए, इसलिए साम्राज्य निर्माण का काल भी इसको कहा जाता है। तो किसको काल कहा जाता है? अजय राज के काल को। इसके बाद शासक बना अरड़ोराज। अब अरड़ोराज की जब हम बात करेंगे तो इसने अजमेर के निकट महमूद गजनवी की सेना को पराजित किया था। तो किसने महमूद गजनवी की सेना को पराजित किया था? वो अरड़ोराज ने किया था। अरड़ोराज ने पुष्कर में वाराह मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो वाराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुष्कर में अरड़ोराज ने कराया था। तो पुष्कर कहाँ? गुजरात में ही है सब, सॉरी राजस्थान में ही है सब। अब आइए बात करते हैं अन्य शासकों में। तो हम देखेंगे तब बात आएगी विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की। तो इसके काल में चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, और विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, चौहानों का स्वर्णयुग, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। ड्यूरेशन 1153 से 1162 है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप एक ड्यूरेशन याद रखिए कि कब के हैं ये। यह स्वयं लेखक एवं विद्वानों का आश्रयदाता भी था। अब इसने क्या आखिर लेखकता देखते हैं। इसने संस्कृत में हरकेल नाटक की रचना की, जिसकी पंक्तियां कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। दरअसल क्या किया था? इसने हरकेल नाटक की रचना की और इसने संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी की थी। तो संस्कृत सरस्वती नामक था, संस्कृत मंदिर नामक एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और कहते हैं कि जब ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना था तो इसी सरस्वती मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था, और इस सरस्वती मंदिर पे भी कुछ हरिकेन नाटक की पंक्तियाँ उनकीड़ थी। तो उसी से कह सकते हैं जो बिम वगैरह या उसी के जो पत्थर वत्थर उसी को उठा करके 2.5 दिन के झोपड़े पर भी लगा दिए गए थे। तो उसकी पंक्तियाँ आज भी 2.5 दिन के झोपड़े पर नामक मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। इसके दरबार में सोमदेव रहते थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की थी। तो सोमदेव किसके काल में रहते थे? तो वो विग्रहराज चतुर्थ के काल में रहते थे, याद रखेगा। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी।
तो अब वैसे तो याद रखना है आपको, सरस्वती मंदिर की स्थापना किसने दी, संस्कृत विद्यालय। और ये हरिकेन नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और किस पे उत्कीर्ण है, 2.5 दिन के झोपड़ा पे। कहते हैं 2.5 दिन में बना था, इसलिए 2.5 दिन बोलते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद शासक आता है पृथ्वीराज द्वितीय, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद आया सोमेश्वर द्वितीय, बीच में और भी शासक लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। और कहते हैं बिजोलिया जो लेख था वो इसी के काल का, जिसके प्रशस्तिकार गुणभद्र हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आएगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या चौहान या राय पिथौरा बोलते हैं, इसको दल पुंगल भी बोला जाता है, अर्थात विश्व विजेता भी इसको कहते हैं। इसके अभियान में बात करेंगे तो ये महोबा अभियान इसने किया। वैसे काफ़ी बड़े क्षेत्रों में देखेंगे तो इसने भी विजय प्राप्त की थी। महोबा अभियान में देखेंगे तो इसमें महोबा के युद्ध में इसने चंदेल शासक परमर्दिदेव या परिमल बोलते हैं, इसको पराजित किया था। और इसके पराजित जब किया था तो इसी में इसके सेना नायक अर्थात परमर्दिदेव के सेना नायक आल्हा और उदल की भी मृत्यु इसमें हो गई थी। अभी हम जब आगे चंदेल बताएंगे तो उसमें हम जिक्र करेंगे। अब इसमें चौहान और चालुक्यों का भी संघर्ष के काल में हुआ, तो इसने पृथ्वीराज चौहान तथा भीम द्वितीय के मध्य 1184 में नागौर का युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक हुआ। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है किस लिए हुआ था, लेकिन 1887 में दोनों में मैत्री संधि भी आगे चल करके हो जाती है, अर्थात चालुक्य और चौहान में क्या होती है, मैत्री संधि 1187 में हो जाएगी। अब इसके काल में एक घटना है संयोगिता प्रकरण। अब संयोगिता प्रकरण क्या है, दरअसल जो संयोगिता थी वो जयचंद की पुत्री थी, जयचंद। और जयचंद जो था वो गढ़वाल वंश का शासक था, उसकी पुत्री थी संयोगिता। और जयचंद का पृथ्वीराज तृतीय से कोई खास अच्छे रिश्ते तो थे नहीं, लेकिन आगे चल करके कहते हैं कि सैन्य बल की सहायता से संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय जो है वो लेकर अपहरण कर करके चले जाते हैं। तो इसी को लेकर के जयचंद को और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही होती है। और ख़ासकर दोनों को देखें तो दिल्ली पे दोनों शासन अपना चलाना चाह रहे थे, तो इसी को लेकर के मेन बात यही है कि दिल्ली को दोनों चाह रहे थे कि मेरा दिल्ली मेरे अधीन आ जाए। तो इसी में लेकर दोनों को लोगों की खटापटी की स्थिति रहती थी, बनती थी नहीं दोनों लोगों की। लेकिन आगे जब संयोगिता प्रकरण हो गया तो बिल्कुल बनना बंद हो गई। लेकिन इसके काल में जो घटना हम देखेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। अब तराइन के प्रथम युद्ध को लेकर के कई सारी बातें हैं कि अगर जो तराइन के युद्ध में कौन हारता कौन जीता तो क्या आज का इतिहास बदल जाता, तो उसको लेकर के आज भी बहस जारी है। खैर तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, और इसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो विजयी हो गए। लेकिन इस बीच में जब मोहम्मद गोरी जो था, कहते हैं कि इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जब भाग रहा था तो उसकी हार कर तो पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया, उसको जाने दिया, उसको और उसकी सेना को। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हो गया, कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरी सेना लेकर के भी नहीं गया था, कुछ ही सेना लेकर के गया था। उनको लग रहा था कि हम मोहम्मद गोरी को हरा देंगे, और हरा भी देते। लेकिन कहते हैं कि सुबह के वक्त में जब सेना मतलब कह सकते हैं कि सुबह फ्रेश होने के लिए जा रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब कि सेना पर अटैक कर दिया मोहम्मद गोरी ने, और उसी में पृथ्वीराज चौहान की सेना जो थी वो तितर बितर हो गई। और उसमें कह सकते हैं कि जब भगदड़ मच गई तो उसी में पृथ्वीराज चौहान की सेना जो थी वो हार गई और मोहम्मद गोरी की सेना जीत गई। और और ख़ासकर इसमें एक और भी बात आती है कि आखिर युद्ध हारे क्यों। हारने के पीछे कारण ये था कि पूरे भारत में आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारे वंश थे, छोटे छोटे थे, लेकिन एकता किसी में थी नहीं, एकता का अभाव था। कोई भी एक दूसरे की मदद करना नहीं चाहता, सबको लग रहा था कि हम इनको हड़प लें और मेरे अधीन आ जाएं, तो एकता का अभाव था। इसी में जब देखेंगे पृथ्वीराज की पराजय जब होती है तो ये बात जब जयचंद को पता चलती तो अपनी राजधानी में दीपोत्सव का आयोजन करते हैं। मतलब उनको लगा कि पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, अब हम दीपोत्सव का आयोजन करते हैं। और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 1194 में चंदावर के युद्ध में इनकी भी हार होने वाली है, जयचंद की, ये भी मारे जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि एकता का अभाव था इसलिए हार गए। और कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान ने कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में जब वो हारा था, तो कहते हैं इसमें बात ये कही जाती है कि पृथ्वीराज चौहान को इसी में मार दिया गया युद्ध में ही। कुछ का कहना था कि इसको गजनी साथ में लेकर के चले गए, और कुछ का कहना था कि गजनी में ही इसको अंधा कर दिया गया था। फिर एक दिया गया निशान, चंद्रबरदाई ने बोला कि इतने गज पर राजा खड़े हुए हैं, इनके आँख पे तीर मारी, ऐसी सी बातें आती कहने को, और वहीं पर फिर दोनों लोग आपस में मर जाते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी मर गया। इस बात को लेकर के चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासों में,
वो लेकर के कह सकते हैं अतिशयोक्ति की, मतलब कि बातें गलत कही जा सकती, क्योंकि जब चंद्रबरदाई की जो इतिहास मतलब कि उसमें बोला गया कि गोरी भी मर गया, तो गोरी मर गया था तो चंदावर में हरा फिर कौन रहा था जयचंद्र को, तो थोड़ा सा संदेह भी है। खैर आइए हम संदेह पे नहीं जाएंगे। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को गजनी लेकर गया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। अब पृथ्वीराज चौहान को बोला जाता है राय पिथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट, भारतेश्वर, हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य भी कहा जाता है। तो ये सब उपाधियाँ इनकी दी जाती हैं। इनके काल में जब देखेंगे तो दरबारी कवि में देखेंगे तो जयानक भट्ट हैं जिन्होंने पृथ्वीराज विजय की रचना की। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है जो इनके दरबारी कवि भी हुआ करते थे। तो यहीं से जब तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत का इतिहास बदल जाता है। यहाँ पर एक नए वंश का उदय होगा जो होगा गुलाम वंश, और गुलाम वंश का उदय होगा और कह सकते हैं यहीं से मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाएगी और जो काफ़ी लंबे समय तक ये चलती रहती है। तो यहीं पर कहते हैं कि इसको लेकर के आज भी डिबेट की स्थिति रहती कि अगर जो पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे होते तो क्या होता, तो जो होता तब का तब देखा जाता, लेकिन फिलहाल इतिहास तो कुछ और ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जजाक भुक्ति के चंदेल की बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें और भी याद रखिएगा, राय पिथौरा, अंतिम हिंदू सम्राट, भारतेश्वर, हिंदू गौरव का अंतिम सूर्य, ये सब उपाधियाँ हैं। ये उपाधि आपसे याद रखिएगा, हो सकता है पूछिए ले कभी परीक्षा में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इसी तरीके से श्रृंखला चलती रहेगी। जल्द ही जल्द हम आपसे दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ आएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम भी सोच रहे हैं कि फटाफट दक्षिण भारत की तरफ आया जाए, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग दक्षिण भारत का इतिहास है। लोग उसको ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं और चीज़ें जल्दी समझ में आती नहीं है। तो मैप के तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।